एक ज़माना था मैंगलोर को स्टूडेंट्स बिदर जैसे जाते थे, अब पूरे इंडिया से बिदर आते हैं। मुझे लोग पूछ रहे थे ये उल्टा कैसा हो गया। ओनली विथ 17 स्टूडेंट्स इन ए स्मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन रूम ऑफ माई हाउस, जो प्लास्टर और फ्लोरिंग नहीं हुई थी, उसमें एक टीचर के साथ शुरू किए थे। टीचर के लिए भी चेयर नहीं थी और मैं बाहर गली में ठहरता था। वहाँ से काम शुरू हुआ था। आज मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट के कैंपसेस हैं और 20,000 स्टूडेंट्स की खिदमत करने का, सेवा करने का हमको मौका मिल रहा है। ट्रेंड के साथ चलना बहुत आसान था। उस वक्त जो ट्रेंड चल रहा था उसको अगर मैं फॉलो करता तो दुनिया बहुत जल्दी कबूल कर लेती थी, लेकिन हम ट्रेंड बदलना चाहते थे, ट्रेंड बनाना चाहते थे। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स को लेकर उसको इम्प्रूव करना वो ज़रूरी है और उसी के लिए हम AICU भी बनाए थे। हमारा मानना है घर के कमज़ोर का ख्याल रखो, घर तरक्की करेगा। ख़ानदान के कमज़ोर का ख्याल रखो, ख़ानदान तरक्की करेगा। देश के कमज़ोरों का ख्याल रखो, देश तरक्की करेगा। अगर ये हमारी जनरेशन स्ट्रांग हो जाए तो हमारा फ्यूचर स्ट्रांग है, हमारे देश का फ्यूचर स्ट्रांग है। आज हमारे कंट्री को ज़रूरत है यंग इंडिया, इसीलिए इंडिया को कहा जाता है कि यहाँ पर नौजवानों की तादाद ज़्यादा है और ये नौजवान एजुकेटेड बने, कल्चर्ड बने तो इंडिया वंस अगेन दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। इंडिया फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, ये देश तरक्की कर सकता है। ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಭಾಗ. ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂದು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ, ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾರೂ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಮತ್ತು ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಹೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಶಾಹೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಶಾಹೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ, ಅದರ ರೂವಾರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್टर अब्दुल कदीर साहेब ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं ये ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में एजुकेशन दरअसल एक बिजनेस जैसा बन गया है. इंस्टीट्यूशंस जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो है, स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कस्टमर्स के तौर पर देखना शुरू किए हैं, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको एजुकेशन दिया जाता है. ऐसे माहौल में डॉक्टर साहब, आप एजुकेशन का फ्यूचर जो है इंडिया में उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा आप बताए, हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं. ऐसे हालात में कुछ इंस्टीट्यूशंस को, ग्रुप्स को आगे आना चाहिए और बिछड़े हुए तबके के लोगों को, ड्रॉप आउट्स को, रूरल के लोगों को अच्छा एजुकेशन देकर उनको कंपटीशन में लाना है. और यकीनन ये इस काम से ही एजुकेशन का मसला हल होगा, ड्रॉप आउट्स रुकेंगे. और देखने में आ रहा है कि जैसा आपने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में मेहनत करने का ट्रेंड ख़त्म होते जा रहा. आप सुन रहे होंगे कि हमारे मुल्क में, बल्कि कर्नाटका में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं नॉन अटेंडिंग टीचर्स बना रहे हैं.
नॉन अटेंडिंग नर्सेज बना रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है, इसको ख़त्म करने की कोशिश करना है। सख्त मेहनत करके अच्छे इन्वायरमेंट के साथ ग्रेजुएशन हो, यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा इन्वायरमेंट हो, तब जाके ये हमारी जनरेशन फ्यूचर में फ़ायदेमंद रहेगी। ओके डॉक्टर साहब, अब जो एजुकेशन के फ्यूचर के जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये हमारे जहन में ये रहता है कि जॉब मार्केट में जिस एरिया का डिमांड है वही स्ट्रीम में बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को डालने के लिए कोशिश करते हैं। अगर इंजीनियरिंग का ये चल रहा है, कंप्यूटर साइंस का ये जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसे माहौल में डॉक्टर साहब आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देते हैं? हमारा एडवाइस पेरेंट्स को हमेशा ये रहा, बेसिक एजुकेशन को ठीक करना है और 9 to 12 का जो पीरियड है वो बहुत अहम पीरियड है। वहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रहे हैं और आज के मोबाइल के ज़माने में और इंस्टीट्यूशन का माहौल अगर ठीक ना हो तो जनरेशन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो फिर बाद में उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो हम ये चाहते हैं कि 9 to 12 अच्छे माहौल के रेसिडेंशियल स्कूल हों, वहाँ पर तमाम डिस्ट्रैक्शन से ये जनरेशन को बचाया जाए और ताकतवर बनाया जाए। फिर उसके बाद ये अपनी ताकत से किसी अच्छे प्रोफेशंस में जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ अच्छे नौजवानों की, काबिल नौजवानों का इंतज़ार कर रही हैं। वहाँ पर फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अच्छे से अच्छे कोर्सेस हासिल किए जा सकते हैं। ये 9 to 12 स्टूडेंट्स को अगर डिस्ट्रैक्शन से हम बचा दिए तो हमारी जनरेशन स्ट्रांग बनेगी। ओके डॉक्टर साहब, अब जो डिस्ट्रैक्शन के जो बात आप सामने लाए हैं, आप खुद आप बोले कि ये मोबाइल फ़ोन का जो डिस्ट्रैक्शन है दैट इज़ अ मेजर डिस्ट्रैक्शन जो बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब, शाहीन इंस्टीट्यूट ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कैसे तैयार कर रही है? क्योंकि इस मामले में बहुत इंस्टीट्यूशंस बहुत पीछे हैं या वो मामले में वो लोग फेल हो रहे हैं कंटिन्यूसली। देखिए, हर चीज़ का सब्स्टिट्यूशन अगर हम दें तो एक चीज़ ख़त्म हो सकती है। शाहीन मोबाइल फ्री है, शाहीन ऑटोमोबाइल फ्री है। नहीं, कोई बच्चा जिसके पास लाइसेंस ना हो और वो बाइक पर कॉलेज नहीं आ सकता, मना है, हम स्ट्रिक्टली रोकते हैं। फिर शाहीन को एजुकेशन फ्री है और शाहीन ट्यूशन फ्री है। शाहीन का स्टूडेंट्स LKG से 12 तक का प्राइवेट ट्यूशन में, स्कूल के बाद फिर प्राइवेट ट्यूशन के को नहीं जा सकता, मना है। ये सारे स्टूडेंट की एजुकेशनल नीड हम पूरी करेंगे। वीक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा कोचिंग देंगे, एक्स्ट्रा केयर करेंगे, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मोबाइल फ़ोन हमारे अराउंड 5000 स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हॉस्टल में हैं वो मोबाइल फ़ोन फ्री हैं। उनको हम वीकली थ्राइस 15 मिनट्स पेरेंट्स को बात करने का मौका देते हैं। और हमारे पास हैंडसेट हैं और सिम के साथ कॉर्डलेस, वो ग्राउंड में रख देते हैं। 300 हैंडसेट्स रख देते हैं और स्टूडेंट जाकर वहाँ पर बैठ के बात करते हैं। वो उठकर जाते हैं, दूसरे आकर बैठते हैं। इस तरह से उसका हम सोल्यूशन निकाल लिए। शाहीन में बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन रखना मना है और हम इसमें सक्सेसफुल हो गए हैं और लाइफ स्टाइल बनाने में कामयाब हो गए हैं स्टूडेंट्स का। उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, पढ़ने का टाइम, एक लाइफ स्टाइल स्टूडेंट्स का बन रहा है और स्टूडेंट्स हार्ड वर्कर बनते हैं। इनमें एडजस्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी आती है। ये एक इन्वायरमेंट के साथ होता है। तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचाने में हम स्टूडेंट्स को कामयाब हो गए। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल, शाहीन के अलग अलग डिविजन्स देश के दूसरे स्टेट्स में हैं। बीदर में आपका मेन जो बेस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर नीट के लिए कोचिंग भी दिया जाता है और हर साल बहुत सारे माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट को वेरी टॉप में क्लियर करते हैं। डॉक्टर साहब, शाहीन इंस्टीट्यूट का और नीट का कुछ कनेक्शन है ऐसा, मतलब इन द सेंस वो क्या है, क्या स्पेशलिटी है ये इसमें? देखिए, बीदर में मुस्लिम डॉक्टर्स नहीं थे, सिर्फ 3 मुस्लिम डॉक्टर MBBS,
जो तकरीबन 20 साल तक हुए थे, एक का भी इजाफा नहीं हुआ था। और हम एक हॉस्पिटल शुरू करना चाह रहे थे 93 की बिगनिंग में, ज़रूरत महसूस हुई थी। जी। कुछ लोग जज्बात में आ गए थे, हमको सपोर्ट करना चाहते थे, एक हॉस्पिटल शुरू करना चाहते थे। और हम एक रेंटेड बिल्डिंग लिए और वहाँ पर कुछ कोशिश कर रहे थे, तो हमको डॉक्टर नहीं मिले। हैदराबाद में हम कोशिश किए किसी को वहाँ हैदराबाद से लाएंगे, कोई डॉक्टर हमको नहीं मिले और हम उस प्रोजेक्ट को अब तक पोस्टपोन किए हुए हैं। और उस वक्त हमको एहसास हुआ, ख्याल आया चलो हम डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा। तो हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में मेहनत किए। पहले बैच में बीदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पहला बैच शुरू हुआ था। हाँ। उस वक्त हमारे 12 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल सीट लिए थे। फिर ये बढ़ता रहा, आज मोर देन 400 सीट एवरी ईयर हमारे स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8% ऑफ इंडिया, ओके, इंडिया के मेरिट हमारी सीट कंट्री के गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट्स का 0.8% सीट शाहीन बीदर के कैंपस को मिल रहे हैं। और कर्नाटका स्टेट के 14% मेडिकल सीट, फ्री मेडिकल सीट, गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट शाहीन बीदर कैंपस के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। और बीदर में डॉक्टर्स की कमी नहीं रही अब, और ये बच्चे गल्फ़ में भी जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, पीजी के बाद सक्सेसफुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम इस प्रोफेशन से स्टूडेंट्स को जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स इंडिया के तमाम स्टेट से आते हैं और हॉस्टल में रहकर एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, एक सेफ़ इन्वायरमेंट में, तमाम डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में रहकर सक्सेसफुल हो रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये था कि हुफ़ाज़ जो हाफिज़ स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए आपका इंस्टीट्यूट स्पेशल अटेंशन दे रहा है उनके ऊपर। डॉक्टर साहब, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसा कि मैं बताया, शाहीन ट्यूशन फ्री है। जब हम ट्यूशन बैन कर दिए थे, तब हमको फील हुआ कुछ दिन के बाद कि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम मेहनत करें, एक सिस्टम रिसर्च करें, 6-7 महीने के अंदर अंदर हमको एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिए, एक प्रोग्राम बन गया। और वो डिपार्टमेंट का नाम रखे हम AICU, ओके, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, AICU। वहाँ पे एक टीचर के नाम पास, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग जी है। जी, हॉस्पिटल में ICU होता है, जी, हमारे पास AICU है। जी, एक टीचर और 6 स्टूडेंट्स होते हैं। ओके। जनरल वार्ड में से, इन रेगुलर क्लासेस जी, में से जी। वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में वीक हैं, उनको लेके आते हैं बाहर। ओके, AICU में रखकर उनकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी, 10 दिन 15 दिन के अंदर उनकी जब मैथमेटिक्स और लैंग्वेज ठीक होती है, तो वापस उनको क्लास में भेज देते हैं, जनरल वार्ड में भेज देते हैं। जी, जी। तो वहाँ पर वो फिर उनको फॉलो करते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट होता है। जी, तो वो सब्जेक्ट समझना शुरू होते हैं। ओके, ये जो ड्रॉप आउट होते हैं, लोग बताते हैं कि गुर्बत की वजह से ड्रॉप आउट होता है। मेरा मानना है मोर देन 70% ड्रॉप आउट सब्जेक्ट की वीकनेस की वजह से होता है। बच्चा क्लास में जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा और वो नॉट स्ट्रेस में आ बिकॉज ऑफ जाता है। फाइनेंशियल तंगी, उसमें उससे नहीं, उससे होता है, लेकिन Academic कम है। weakness मे बी से। 30%, 25% स्टूडेंट्स फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की वीकनेस से ड्रॉप आउट होने वाले, एजुकेशनल वीकनेस की वजह से ड्रॉप आउट होने वालों की तादाद ज़्यादा है। और उस ड्रॉप आउट को ख़त्म करने के लिए हर बड़े इंस्टीट्यूशन में एक AICU होना चाहिए। जी, अजीब बात है, बच्चा 8 में पढ़ रहा है, उसको मैथ्स और लैंग्वेजेस नहीं आते हैं, और उसको सोशल स्टडीज़, साइंस, कंप्यूटर, पता नहीं नए और बहुत सारी चीज़ें जो है सिखा रहे हैं, और बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और वो परेशान हो जाएगा, उसको कुछ हासिल नहीं होगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका इंटरेस्ट बाहर की दुनिया में लगेगा जी, और वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। ड्रॉप आउट को रोकने के लिए ये AICU का हम तजुर्बा करें। अब जब हमारे पास AICU था, तो कुछ ड्रॉप आउट बच्चे, कुछ हाफिज़ बच्चे हमारे पास आए, हम उनको हमारे AICU में रखकर उनको इम्प्रूव करें और ये सक्सेसफुल होना शुरू करें। तो हम पूरे इंडिया भर के हुफ़ाज़ के लिए एक प्रोग्राम बनाए और उस प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस। ओके, और ये 12 साल हुआ हम शुरू करके। हमारे शोबे हिफ्ज़ के बच्चे भी जो है पढ़ रहे थे हमारे पास, वो सक्सेसफुल हो रहे थे, ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो रहे थे, क्योंकि हाफिज़ ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, नेचुरली मेहनती भी होते हैं। तो उनके लिए 12 साल पहले हिफ्ज़ुल कुरान प्लस प्रोग्राम हम शुरू करें और उसमें बहुत कामयाबी मिली हमको। पहले ही बैच का एक बच्चा हाफिज़ अबू सुफियान गवर्नमेंट रायचूर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया डायरेक्ट 3 साल के अंदर, जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया था। जी। अब हम इस प्रोग्राम को
पूरे इंडिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अभी मोर देन 35 उसके सेंटर्स हैं, यूपी में, बिहार में हैं, कर्नाटका बेंगलुरु के करीब में हैं, बीदर हैदराबाद में ऐसे सेंटर हैं। और बड़े मदारिस जहाँ पे जगह खाली है, हॉस्टल खाली है, वहाँ पर हम हिफ्ज़ुल कुरान प्लस शुरू करा रहे हैं। ओके। बड़े मस्जिद जहाँ पे हॉस्टल की जगह है, वहाँ पे अकोमोडेशन की गुंजाइश है, वहाँ पर भी हिफ्ज़ुल कुरान प्लस चालू करा रहे हैं। ऐसे हाफिज़ जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे, उनको हम 3 से 4 साल के अंदर ग्रेजुएशन में एडमिशन के काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उलमा इकराम इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि इस ख्याल को, इस नज़रिए को आलम के कोने कोने में फैला दो। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये अभी याद आ रहा है कि जो दीनी एजुकेशन और दुनियावी एजुकेशन का जो डिवाइड एंड रूल चल रहा था, अब तो गायब हुआ है। आप ये प्रोग्राम के वजह से कम हो रहा है, उसको आप वो ब्रिज करने की आप कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इब्तिदाई में हमारा जैसा मानना था, भटकल के हमारे एक बुज़ुर्ग सिद्दीक़ मोहम्मद जाफ़री साहब, मैं स्कूल शुरू करने से पहले उनसे मुलाकात हुई थी और उनका गाइडेंस था, और उस वक्त ही हमको एहसास हो गया था कि दीनी और सी तालीम का एक हसीन इम्तज़ाज, एक बेहतरीन मिक्सअप होना चाहिए। उसकी हम कोशिश करें। क्लासरूम में ज़रूरी दीनी तालीम हम पढ़ा रहे थे, क्लासरूम में नाज़रा कुरान पढ़ाते हैं, LKG UKG फर्स्ट में क़ायदा पढ़ा रहे थे, सेकंड स्टैंडर्ड में मुकम्मिल नाज़रा कुरान, और थर्ड से हमारा अपना शोबे हिफ्ज़ शुरू होता है। और अरबी ज़ुबान भी हम थर्ड स्टैंडर्ड से बच्चों को, कुरानिक ज़ुबान जी थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 7th 8th में बच्चे अरबिक स्क्रिप्ट देखकर उसको उर्दू में पढ़ते हैं जी अपने, और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये सलाहियत बच्चों में पैदा हो रही है, इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, हम इसको फैलाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल, ये जो UPSC IAS IPS के लिए कोचिंग वो इसमें है, डॉक्टर साहब नीट कोचिंग में स्टूडेंट्स को तैयार करने में माशाल्लाह शाहीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। डॉक्टर साहब, ये IAS IPS UPSC कोचिंग ये दायरे में जो शाहीन का कोशिश है, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। जी, इसका एहसास हो रहा था, इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। हम जस्ट 2 साल पहले इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चालू किए हैं BA और BSc के साथ। डे 1 से UPSC की भी प्रिपरेशन चल रही है, और कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन में सक्सेस हो रहे हैं। 1-2 स्टूडेंट्स हमारे सक्सेस हुए हैं, और उलमा को लायर बनाने की हमारी कोशिश कामयाब हुई। जी उलमा और मुफ्ती हजरात को लेकर उनको प्रिपेयर करें। 9 उलमा को पे मेहनत हुई, जिसमें से 6 उलमा आज यूनिवर्सिटीज़ के इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन देकर लॉ कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं, और उनको हम मंथली 5,000 रुपीज़ स्टाइपेंड देने का वादा किए थे, वो दे रहे हैं। और इनका लॉ कंप्लीट होने के बाद 2 साल तक 10,000 रुपीज़ मंथली किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस करने के लिए भी हम ये स्कॉलरशिप स्टाइपेंड का ऐलान किए हैं। ये हम उलमा और हुफ़ाज़ को मॉडर्न एजुकेशन से, ऐसी तालीम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देने वाले बनेंगे तो दुनिया में एक तब्दीली का ज़रिया भी बनेगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल जो है, स्टूडेंट्स इनटेक, जब एक स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं एडमिशन के लिए, आपका क्या क्राइटेरिया रहता है? किसी स्टेज में, प्राइमरी हो, हाई स्कूल हो, PUC के स्टेज में हो, आपका क्या क्राइटेरिया रहता है अगर उनको एडमिशन मिलना है? देखिए, स्टूडेंट्स और पेरेंट एडमिशन के ख्वाहिशमंद होना चाहिए। हम सिर्फ बच्चे के स्टैंडर्ड के लिए टेस्ट लेकर बच्चे को, आज तक हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं करें। और अक्सर स्कूल 10th में अच्छे रिज़ल्ट के लिए 9th तक लाकर 9th में फ़ेल करके निकाल देते हैं। ये गलती हम नहीं करते। हमारा मानना है कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स को लेकर उसको इम्प्रूव करना वो ज़रूरी है, और उसी के लिए हम AIC भी बनाए थे। हमारा मानना है घर के कमज़ोर का ख्याल रखो, घर तरक्की करेगा। ख़ानदान के कमज़ोर का ख्याल रखो, ख़ानदान तरक्की करेगा। देश के कमज़ोरों का ख्याल रखो, देश तरक्की करेगा। इसी तरह स्कूल के कमज़ोर स्टूडेंट्स, वीक स्टूडेंट का ख्याल रखो, स्कूल तरक्की करेगा। डॉक्टर साहब, शाहीन अब अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए एक नाम रिप्लेसमेंट हुआ है। अफोर्डेबल एजुकेशन, एजुकेशन विद मेरिट, एजुकेशन विदाउट ट्यूशंस, एजुकेशन विदाउट लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी। ऐसा एजुकेशनल कॉन्सेप्ट
जो शाहीन अब समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है, आप अब आपके जो जर्नी है शाहीन के बिगिनिंग से अब तक, आप अभी पीछे मुड़कर जब देखते हैं डॉक्टर साहब, आपको कौन से मेजर माइलस्टोन्स आप अब याद करना पसंद करेंगे? जी, ओनली विथ 17 स्टूडेंट्स इन ए स्मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन रूम ऑफ माय हाउस, जो प्लास्टर और फ्लोरिंग नहीं हुई थी, उसमें एक टीचर के साथ शुरू किए थे। टीचर के लिए भी चेयर नहीं थी और मैं बाहर गली में ठहरता था। वहाँ से काम शुरू हुआ था। आज मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट के कैंपसेस हैं और 20,000 स्टूडेंट्स की खिदमत करने का, सेवा करने का हमको मौका मिल रहा है। ट्रेंड के साथ चलना बहुत आसान था। उस वक्त जो ट्रेंड चल रहा था उसको अगर मैं फॉलो करता तो दुनिया बहुत जल्दी कबूल कर लेती थी, लेकिन हम ट्रेंड बदलना चाहते थे, ट्रेंड बनाना चाहते थे। ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टूडेंट्स की तमाम तर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करे, एक कल्चर दे, एक डिसिप्लिन बनाए, दीनी असली तालीम का मिक्सअप हो। तो उसके लिए प्रॉब्लम हुए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुए, लोग खिलाफ हो गए, बहुत मुखालिफत करते रहे, लेकिन मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ उस दौरान कि मेरा क्या होगा। लास्ट 34 इयर्स में मुझे कभी इस बात का ख्याल नहीं आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सबका सपोर्ट मिल रहा है और शाहीन के पैटर्न को लोग फॉलो कर रहे हैं और शाहीन एक ट्रेंड सेटर बन गया है। मैं चाहता हूँ कि कल्चर वाले इंस्टीट्यूशन इंडिया भर में फैलें, डिसिप्लिन वाले, कल्चर वाले, जहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ स्टाइल बने, तमाम डिस्ट्रैक्शन से फ्री। शाहीन के साइज़ के, शाहीन के कल्चर के हमारे देश को 500 स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। अगर ये हमारी जनरेशन स्ट्रांग हो जाए तो हमारा फ्यूचर स्ट्रांग है, हमारे देश का फ्यूचर स्ट्रांग है। आज हमारे कंट्री को ज़रूरत है यंग इंडिया, इसीलिए इंडिया को कहा जाता है कि यहाँ पर नौजवानों की तादाद ज़्यादा है और ये नौजवान एजुकेटेड बने, कल्चर्ड बने तो इंडिया वंस अगेन दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। इंडिया फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, ये देश तरक्की कर सकता है। तो उसके पेश नज़र जनरेशन को बनाना है, कल्चर को बनाना है, ये हमारी ख्वाहिश है। और बीदर में शाहीन का जो कल्चर बना है वो आम हो जाए। एक ज़माना था मैंगलोर को स्टूडेंट्स बीदर जैसे जाते थे, अब पूरे इंडिया से बीदर आते हैं। मुझे लोग पूछ रहे थे ये उल्टा कैसा हो गया, तो मैं बताया ये उल्टा नहीं हुआ, सीधा यही था। कुछ दिन के लिए उल्टा हुआ था, वापस फिर से सीधा हो गया। मैं इसके रेफरेंस में बताता था कि बीदर में ख्वाजा इमादुद्दीन महमूद गावान एक यूनिवर्सिटी 650 ईयर्स बिफोर शुरू हुई थी, जहाँ पर 25 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे और वहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की एजुकेशन दिया जाता था, मैथमेटिक्स की, टेक्नोलॉजी की, लैंग्वेजेस की वहाँ पे एजुकेशन दिया जाता था। और काश के वो यूनिवर्सिटी जारी रहती, वो रिसर्च चलता रहता तो इंसान चांद पर 100 साल पहले चले जाता और ये मोबाइल फ़ोन 50 साल पहले आ जाता और हम दुनिया को देने वाले होते। हम दुनिया को देने वाले होते। हम मॉडर्न एजुकेशन और दीनी एजुकेशन, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दोनों को अलग करके बड़े नुकसान में आया हैं। 200 साल पहले तक भी बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन डॉक्टर होता था, बेहतरीन हाफिज़, बेहतरीन आर्किटेक्ट होता था, एडमिनिस्ट्रेटर होता था, कमांडर इन चीफ होता था, दीनी और तालीम का मिक्सअप हुआ करता था। यकीनन हम दोनों को अलग करके नुकसान में आया। डॉक्टर साहब, किसी भी आदमी को लाइफ में उसका एम, उसका टारगेट जितना ऊंचा रहता है उतना चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है। मुझे यकीन है आप थ्रू आउट दिस जर्नी बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे। वो चैलेंजेस, वो हर्डल्स को पार करने के लिए आपका मेजर स्ट्रेंथ, मेजर मोटिवेशन क्या रहा है डॉक्टर साहब? ये इस जनरेशन का फ्यूचर बनाना, इस जनरेशन को स्ट्रांग बनाना, वही मेरे पेश नज़र रहा। और उस ख्वाहिश के सामने ये प्रॉब्लम्स जो है, ये चैलेंजिंग टास्क जो थे वो मेरे लिए सेटिस्फैक्शन और प्लेजर का ज़रिया बने और मुझे हिम्मत का ज़रिया बने। वो चैलेंजेस ज़रूरी थे, वो आते रहे। आज
सपोर्ट करने वालों की तादाद बढ़ गई है। जी डॉक्टर साहब, सपोर्ट सिस्टम जो हम बोलते हैं, द फर्स्ट सपोर्ट सिस्टम हमारा फैमिली रहता है। डॉक्टर साहब, आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा था, उसके बारे में थोड़ा आप। हाँ, नो डाउट जब मैं स्कूल शुरू कर रहा था तो पेरेंट्स नर्वस हो गए थे, मेरे फ्रेंड्स मजाक करना शुरू कर दिए थे, फिर ससुराल वाले भी नर्वस हो गए कि ये इंजीनियर समझे थे, ये उर्दू मीडियम LKG शुरू किया है, बड़ा परेशान थे। लेकिन वो मेरे काम को देखकर, मेरी इंटरेस्ट को देखकर लोग सपोर्ट करने शुरू हुए। मेरी छोटी बहन महर सुल्ताना का बड़ा सपोर्ट रहा, वो आए, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू करे। मेरी मिसेस का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, जो पहले सख्त नाराज़ थे स्कूल से 2-4 साल के बाद से, फिर वो ख़ुद इन्वॉल्व हो गए और आज तक सपोर्ट है। इस तरह से सबका सपोर्ट मिलता रहा। बीदर की उर्दू आवाम का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया और यकीनन बग़ैर सपोर्ट के यहाँ तक हमारी जर्नी पॉसिबल ही नहीं थी। और सारी टीम, टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स और बीदर की आवाम के सपोर्ट से आज शाहीन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया भर में अपनी सर्विसेज देने के पोजीशन में है। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो एजुकेशन सिस्टम का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो अब स्कूल चलाने के लिए जो काबिल हैं, जो सोसाइटी में हु आर इन वेरी गुड पोजीशन, जो एजुकेशन फील्ड में उनका ये छाप बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका कुछ मैसेज? उनके लिए हम हर मुमकिन सपोर्ट करने तैयार हैं और पूरे इंडिया भर के लोग शाहीन के सिस्टम को देखने के लिए बिदर आ रहे हैं और हम इनवाइट भी करना चाहते हैं। आइए, शाहीन के सिस्टम को देखिए, आप हमारे मेहमान रहेंगे, आपके लिए वहाँ पे रहने का भी सहूलत है। नॉर्थ इंडिया से, बिहार, यूपी से लोग, बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। हम अपना सिस्टम सबको देना चाहते हैं और हमारे अब तक मोर देन 60 फ्रेंचाइजीज और ब्रांचेस इंडिया भर में हैं। 500 बड़े रेसिडेंशियल स्कूल हों और हिफ्जुल कुरान प्लस के सेंटर शुरू हो जाएं। और दीनी मदारिस, बड़े दीनी मदारिस किसी वजह से कुछ खाली हैं, उनके पास अकामोडेशन है हॉस्टल के लिए, क्लासेस के लिए, तो वहाँ पर भी हम सपोर्ट करके दीनी माहौल में असली तालीम, मदरसे के माहौल में मॉडर्न एजुकेशन, ये भी एक वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जनरेशन को माहौल चाहिए जो दीनी मदारिस के ज़िम्मेदार दे सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसे लोगों के लिए हम सपोर्ट करना चाहते हैं। और पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश ज़रूर रखिए, लेकिन साथ ही साथ ये ख्वाहिश ज़रूर रखिए कि मेरी औलाद मेरे लिए नजात का ज़रिया बन जाए, मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए। और एक रिक्वेस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि एजुकेशन को प्रेफरेंस दें, तरजीह दें। बड़े अफसोस की बात है, देखने में आ रहा है कि लोग अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च कर दे रहे हैं। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च कर देती है। फजूल खर्ची ख़त्म करें और बल्कि तमाम गैर शरई रसूमात, फंक्शंस को ख़त्म करते हुए तालीम के ऊपर, बिज़नेस की तरफ तवज्जो दें, जनरेशन को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं और नस्ल की हिफाजत और साथ में अपनी तहज़ीब की हिफाजत पर तवज्जो दें। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ आके बात करने के लिए, सनमार्ग न्यूज़ के साथ आके बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत अचीवमेंट से नवाजे। आप जैसे जो खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं, ऐसे पूरे इंडिया में ये फैले, एक ट्रेंड बन जाए। हम उसी दुआ से हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ಅದರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿರುವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ.